जय हिंद साथियों, मैं शिवशंकर सेविता आपका मेरे इस नए मंच पर स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे किस्से को लेकर आपके सामने हाजिर हैं जिसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं, जिसने दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड को भी पीछे छोड़ दिया। इस नए हत्याकांड में एक सनकी बुजुर्ग होता है जो अपनी पत्नी के 300 से ज्यादा टुकड़े, जी हाँ 300 से ज्यादा टुकड़े करके बड़े बड़े बक्सों में 20 दिनों तक छुपाया रहता है। ये मामला 3 जून 2013 का है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक दंपत्ति रहते थे जिनका नाम सोमनाथ परिदा और पत्नी का नाम उषा श्री था। दोनों के एक बेटा और एक बेटी थे। बेटा अमेरिका में माफ कीजिएगा, डॉक्टर के पद पर कार्यरत था, जबकि बेटी दुबई में टीचर के पद पर कार्यरत थी। प्रारंभ में तो सब ठीक चला। बेटा बेटी बाहर जाकर अपनी माँ मम्मी पापा के कांटेक्ट में हमेशा बने रहे थे, परंतु 3 जून 2013 को लड़के की आखिरी बार अपनी माँ से बात होती है। इसके बाद वो जब भी अपने पापा से बात करने के लिए कहता था तो उसके पापा का यही जवाब आता था कि बेटी के यहाँ माँ गई हुई है, अर्थात माँ दुबई में है। और जब लड़का अपनी बहन को फोन लगाता तो वो यहाँ पर आने से साफ इनकार करती थी। इस पर बेटा को कुछ शक होता है, जिसके बाद उसके बेटे ने भुवनेश्वर में रह रहे अपने अन्य रिश्तेदारों को फोन करके मामले की जानकारी दी। जिसके बाद महिला के भाई अर्थात लड़के के मामा रंजन सिंह ने वहां पहुंचकर मामले का खुलासा किया और साथ में पुलिस को सूचना भी दी। आइए जानते हैं इस स्टोरी के अन्य पहलुओं को, मगर मैं उससे पहले चाहूंगा आप इस आरोपी की फोटो देखिए। स्क्रीन पर आपको आरोपी की फोटो दिख रही होगी जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ है। देखने में आरोपी बहुत मामूली सा प्रतीत हो रहा है। देखने से प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो इस तरह का कृत्य कर सकता है। मैं चाहूंगा पहले आप फोटो देखिए। तो देखा आपने, आरोपी की शक्ल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो हत्यारोपी है और उसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है। मैं चाहूंगा अपने दर्शकों से कि इस मामले की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कि मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप पहले उसको देखिए। चलिए अब बात करते हैं इस नए मामले को लेकर। दरअसल बात ऐसी है कि एक खुशहाल परिवार भुवनेश्वर में रहता था। जी हाँ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ पर सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषा श्री के साथ हंसी खुशी रहता था। हालांकि हंसी खुशी केवल बंद कमरों में ही उसको देखने को मिलती थी, जबकि सोमनाथ परिदा का अपने पड़ोसियों से अक्सर विवाद होता रहता था। लोग उसे गुस्सैल प्रवृत्ति का बताते थे। सोमनाथ परिदा अपने पड़ोसियों से किसी भी प्रकार कोई मतलब नहीं रखता था, किसी के भी हंसी खुशी में गम में सम्मिलित नहीं होता था। जबकि हत्यारोपी जो है आर्मी से कर्नल पद पर रिटायर्ड था और आर्मी में डॉक्टर का काम करता था, अर्थात घायल सैनिकों का उपचार करता था। बात आती है उसके बेटे जो कि अमेरिका में डॉक्टर के पद पर कार्यरत है। उसने आखिरी बार 3 जून 2013 को अपनी माँ से बात की। उसके बाद जब भी वो अपने पापा से बात करने के लिए कहता है कि माँ से बात कराइए, तो उसके पापा अक्सर ये जवाब देते थे कि बेटा माँ जो है दुबई में बहन के यहाँ गई है। जब वो अपनी बहन को फ़ोन लगा के पूछता था और कहता था तो उसकी बहन साफ इनकार करती थी कि माँ यहाँ पर नहीं आई है। इसके बाद उसने भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा रंजन सिंह को फ़ोन किया और उससे मामले को देखने के लिए कहा। रंजन सिंह जब प्रारंभ में अपने घर आए तो उसके जीजा अर्थात सोमनाथ परिदा ने उसको घर के अंदर नहीं घुसने दिया, जिसके बाद रंजन सिंह दोबारा पुलिस के साथ अंदर है। तो पुलिस ने सख्ती के साथ गेट खुलवाया, अर्थात गेट को तोड़ के जब पुलिस अंदर पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी का सर कटा हुआ मेज पर रखकर उससे बातें कर रहा है।
और पुलिस ने उसको देखा, उसने पुलिस को देखा, तो बिल्कुल सामान्य सा रहा। उसके हाव भाव सामान्य रहे, ऐसा नहीं रहा कि उसने कोई बहुत बड़ा कृत्य किया है। उसने पुलिस को देखते हुए कहा कि आप यहाँ कैसे आए हो, तुरंत भागो मेरे घर से। पुलिस उसके इस तरीके के बर्ताव को देखकर काफ़ी सदमे में गई, माफ़ कीजिएगा, असंतोष रहा पुलिस में। फिर पुलिस ने घर की तलाशी लेना प्रारंभ किया, तो एक घर से जहां हल्की हल्की बदबू आ रही थी, पुलिस जब उस कमरे की ओर बढ़ती है तो देखती है कि वहां पर आर्मी से मिलने वाले 2 संदूक, स्टील के 2 संदूक के अंदर से बदबू आ रही है। जब पुलिस उस संदूक को खोलती है तो उसके अंदर 22 टिफिन के डिब्बे, 22 टिफिन रखे होते हैं। जब पुलिस उस टिफिन को खोलती है तो उसमें उसकी पत्नी के शरीर के अन्य अंगों को काट काट कर रखा गया था। जब पुलिस ने इस मामले की फॉरेंसिक जांच कराई तो पता चलता है कि उस हत्यारोपी ने, चूंकि वो डॉक्टर था तो उसको केमिकल का और अन्य उपकरणों का अच्छा ज्ञान था, उसने अपनी पत्नी के शव पर केमिकल लगा के रखा ताकि किसी को भी बदबू समझ में ना आए और उसका राज राज ही रहे। पर कहते हैं ना कि बुरा काम लंबे समय तक छिप नहीं पाता है। जब पुलिस ने सख्ती से इससे पूछताछ की तब हत्यारोपी ने बताया कि 3 जून 2013 को जब वह क्लिनिक से वापस घर आता है तो उसके हाथ में एक टॉर्च होती है, क्योंकि उस दिन लाइट आती नहीं है और वो अक्सर क्लिनिक से घर आते समय अपने हाथ में टॉर्च रखता था। तो किसी बात को लेकर उसकी बीवी से नोक-झोंक होती, जिसके बाद वो गुस्से में आकर टॉर्च से अपनी बीवी के सर पे वार करता है। वार इतना तेज होता है कि एक ही बार में उसकी बीवी गस खा के नीचे गिर जाती है और वहीं पर वो दम तोड़ देती है। जिसके बाद हत्यारोपी उस शव को लेकर अंदर जाता है और प्रतिदिन उसके 100 के टुकड़े करता है और 100 के टुकड़े के हिसाब से जितना बड़ा टुकड़ा होता है उतने ही बड़े साइज का मार्केट जाके टिफिन खरीद लाता है, उसमें पैक करके केमिकल लगा के उसमें रख देता है। मामला देखने में इतना विभत्स सा लगता है कि कोई पत्नी, चूंकि जब ये आर्मी से रिटायर्ड हुआ था तो इसके बाद ये इसने स्वयं का क्लिनिक डाला था और ये WHO संगठन के एक इकाई से जुड़ा था, जिसके अंतर्गत ये चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। पुलिस ने जब इसको सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया कि उसे उसकी बीवी का स्वभाव पसंद नहीं आता था। वो अक्सर उसे हर बात पर टोक देती थी, जिसके कारण वो अक्सर यही सोचता था कि मैं इसके साथ अभी तक कैसे रहा हूँ, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपना आपा खो देता हूँ। यही कारण है कि इसका पड़ोसियों से भी मेल-जोल नहीं रहा। इसने कभी पड़ोसियों से सीधे मुँह बात नहीं की, कभी किसी के खुशी में, किसी के भी गम में ये कभी सम्मिलित नहीं हुआ। और यहाँ तक पड़ोसियों ने ये भी बताया कि कोई भी इसके घर के सामने खड़ा होके बात भी कर ले, तो भी ये गाली-गलौज करने लगता था और मारपीट पे आमदा हो जाता था। कोई घर के बाहर गाड़ी पार्किंग कर दे, तो भी इसका यही बिहेवियर था, जिस कारण इसके पड़ोसी से कन्नी काटे रहते थे। चूँकि जब मामला खुल गया है, इसने हत्याकांड 3 जून 2013 को अंजाम दिया और ये पुलिस की गिरफ्त में 20 जून 2013 को ही आया, अर्थात 13 दिन का एक लंबा गैप, जिसमें इसने केमिकल का प्रयोग किया, जिस कारण इसकी बीवी की जो बॉडी है वो डिस्कम्पोज नहीं हुई और किसी को भनक नहीं लगी। अगर इसका बेटा मामा को सूचना ना देता, वो शक ना करता, तो शायद इस मामले से पर्दा भी ना होता। अभी हाल में ही फरवरी 2020 में इसका मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने इस पे 50,000 का जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फैसला सुनाते हुए जज ने ये कहा कि ये इतना बड़ा विभत्स हत्याकांड है कि इसकी मौत कैद के दौरान ही होनी चाहिए, अर्थात जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती इसको कैद से छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे लोगों से समाज को खतरा होता है। फिलहाल ये भुवनेश्वर के छाड़पाड़ा जेल में बंद है और वहाँ पर ये अपनी पूरी जिंदगी काटेगा। जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती तब तक वहाँ से इसकी रिहाई की कोई भी गुंजाइश नहीं। आज का किस्सा कुछ इस प्रकार था, जिसमें समाज में रिश्तों को कलंकित कर दिया। 71 साल के बुजुर्ग
समझ रहे हैं आप? 71 साल के बुजुर्ग ने अपनी 61 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी। तो इसलिए कह सकते हैं कि अपराध की कोई भी आयु सीमा नहीं होती है। जिस उम्र में लोग राम नाम का जप करते हैं, सत्संग में जाते हैं, उस उम्र में इसने इतना बड़ा हत्याकांड किया, वो भी किसी की मदद के बिना। हमारे और आपके आसपास ऐसे ना जाने कितने दरिंद्रे एक खुले घूम रहे होंगे, जिन्हें उनके घर वालों से तो खतरा होता ही है, साथ में उनसे पूरे समाज को खतरा होता है। कृपया ऐसे दरिंदों को पहचानिए, ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोगों को पहचानिए और उन्हें समाज से दूर कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए घातक साबित हो रहा है। मिलते हैं कल किसी और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।